जूनियर एनटीआर की मूवी देवरा काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस में है कि इस मूवी ने उतना पैसा कमाया, इतना कमाया। काफी सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके जो सारे के सारे कलेक्शन है वो झूठ है, फेक है। आइए आज की इस वीडियो में इस चीज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और एक चीज काफी ज्यादा लाइमलाइट में है कि क्या ये मूवी राजामौली की कर्स की शिकार बनी है। तो व्हाट इज द कर्स ऑफ राजामौली? तो बेसिकली राजामौली का कर्स ये है कि जिस भी एक्टर के साथ वो काम करते हैं, वो लीड एक्टर की जो अगली मूवी होती है वो फ्लॉप होती है। अगर तुम प्रभास का भी एग्जांपल ले लो, 2005 में आई उनकी मूवी छत्रपति, और उसके बाद उनकी पुनामी करके एक मूवी आई थी और डिजास्टर साबित हुई थी, जहाँ पर छत्रपति काफी बड़ी हिट रही थी। अगर तुम प्रभास के आगे की आर्क को भी देख लो, जब बाहुबली 2 के आगे की तुम मूवी उठाकर देख लो, चाहे वो साहो हो, राधे श्याम हो या फिर आदि पुरुष हो, अंटिल सलार कम, सारी की सारी मूवीज काफी बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। और अगर तुम प्रभास का भी एग्जाम्पल साइड में रख दो और तुम रामचरण का एग्जाम्पल भी ले लो, तो रामचरण की मकदीरा के बाद आने वाली जो मूवी थी ऑरेंज, वो मूवी काफी ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। तो क्या ये जो कर्स है वो सही है? मेरे हिसाब से डेफिनेटली यस। लेकिन और एक चीज सामने आती है कि व्हाई दिस कर्स हैपेंस। तो बेसिकली अगर तुम राजामौली की कोई भी मूवी उठाकर देख लो, तो हर एक मूवी काफी बड़ी होती है, लार्जर देन लाइफ होती है। जो एक्टर भी होता है ना, वो राजामौली की मूवी में आने के बाद उसकी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और जब तुम ये सारी चीजें देखते हो, जब तुम राजामौली की मूवी देखकर आते हो और फिर किसी और डायरेक्टर की मूवी उसी सेम एक्टर के साथ देखने के लिए जाते हो, तो तुम उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो कि ये एक्टर ऐसा ही परफॉर्म करेगा। लेकिन जब वो एक्टर उस तरीके से उस लेवल से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है वो दरे की दरी रह जाती है। तुम लोग डिसअपॉइंटेड होते हो और अल्टीमेटली वो मूवी जाकर फ्लॉप होती है या फिर एक मीडियोकर मूवी ही रह जाती है। और इस चीज का मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देता हूँ कि अगर तुम बाहुबली का वो वाला सीन देखोगे, जहाँ पर बाहुबली का जो कैरेक्टर होता है वो पहाड़ से नीचे कूद रहा होता है, अमरेंद्र बाहुबली बेसिकली, तो जब नीचे कूद रहा होता है वो वाले सीन को अगर तुम कंपेयर करो साहो के वाले सीन से, जहाँ से शॉपर से नीचे कूद रहा होता है, तो तुम्हें क्लियरली वो डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्यों राजामौली है और क्यों राजामौली नेवर डिसअपॉइंट। लेकिन अगर तुम इसका भी एग्जांपल साइड में रख लो और जूनियर एनटीआर का भी एग्जांपल ले लो, तो जूनियर एनटीआर आरआरआर में जब वो शेर के साथ लड़ रहा होता है, वही सेम चीज अगर तुम देवरा में देखने के लिए जा रहे हो, जब वो डॉल्फिन के साथ कूद रहा होता है, तो वो दोनों सीन्स में जमीन आसमान का फर्क तुम्हें नजर आता है और तुम्हें क्लियरली पता लग जाता है कि क्यों राजामौली से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है और क्यों आखिरकार जब नेक्स्ट मूवी आती है किसी भी एक्टर की या किसी भी और डायरेक्टर के साथ, तो वो मूवी क्यों पिट जाती है। अगर एक सिंपल सा रीजन दूं कि ये कर्स आखिरकार होता क्यों है, क्योंकि भाई राजामौली उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं आपके सामने कि भाई वो एक्टर, वो सामने वाला डायरेक्टर भी उस एक्सपेक्टेशन को रीच नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली जाकर वो मूवी फ्लॉप होती है। लेकिन इस जूनियर एनटीआर डॉज्ड राजामौलीज कर्स और नॉट? आइए इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। अगर तुम जूनियर एनटीआर की ये वाली मूवी देवरा देखने के लिए जा रहे हो, तो मूवी पर्सनली अगर तुम मेरे हिसाब से देखो तो एक मीडियोकर मूवी है। मैं इसे बिलो एवरेज भी नहीं कहूंगा या फिर मास्टर क्लास भी नहीं कहूंगा। ये मूवी दोनों के बीच में आती है, एक मीडियोकर मूवी बनकर रह जाती है। क्यों बनती है इस चीज के ऊपर भी बात करते हैं। देखो, मूवी की स्टोरी अगर तुम देखने के लिए जा रहे हो तो बाप और बेटे की कहानी है, जिसमें अगर तुम देखो तो काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है उसका बाहुबली के साथ। अगर वो लास्ट वाला सीन भी तुम देखते हो जहाँ पर ये सवाल उठकर सामने आता है कि बेटे ने बाप को आखिरकार क्यों मारा, वही सेम जो चीज थी वो बाहुबली में उठी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो ये जो चीज थी देवरा की, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बाहुबली के साथ कनेक्ट करने की जरूर कोशिश की है, उस मास्टर क्लास फार्मूले को ब्रेक डाउन करके उसी सेम फार्मूले के साथ अपने मूवी को हिट बनाने की जरूर कोशिश की है। लेकिन इस चीज को भी तुम अगर साइड में रख दो, तो पूरी की पूरी मूवी जब तुम देखते हो और फिर थिएटर से बाहर आते हो, तो तुम्हें ऐसा कुछ लगता है नहीं मूवी में कि ये वाला सीन मुझे देखकर कुछ अच्छा लगा और ये मैं जिंदगी भर याद रखता हूँ, जहाँ पर राजामौली के केस में अक्सर ये चीज होती है। अगर तुम इस मूवी की कलर ग्रेडिंग भी देखने के लिए जा रहे हो, तो उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। एक ब्लू स्टोन उन लोगों ने सेट की हुई है, लेकिन फिर जब वो डार्क फेज आता है, जब वो फाइटिंग सीन्स आते हैं, उतना ज्यादा डार्क हो जाता है कि लिटरली दिख भी नहीं रहा था थिएटर में कि कौन सा एक्टर क्या सीन परफॉर्म कर रहा है। तो लेकिन अगर तुम इसके एक्शन की तरफ भी देखने के लिए जा रहे हो, तो एक ठीक ठाक एक्शन है। शायद उतना अच्छे तरीके से उस एक्शन को परफॉर्म नहीं किया जितना शायद करना चाहिए था। मूवी का बजट 300 करोड़ है, उस हिसाब से उसके वीएफएक्स भी कुछ उतने ब्रिलियंट तरीके से सामने निकल कर नहीं आ रहे थे। स्पेशली वो समुद्र वाले शॉट्स काफी ज्यादा नकली लग रहे थे। दिख रहा था कि एक सेट खड़ा कर दिया है और वो सेट कहाँ पर खत्म हो रहा है ये भी नजर आ रहा था। लेकिन जिस चीज के लिए तुम यहाँ तक आए हो कि इस देवराज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आर फेक और नॉट, तो इसी चीज के ऊपर अब बात करते हैं। देखो, अगर इस मूवी का बजट तुम देखने के लिए जाते हो तो 300 करोड़ का बजट है, उसमें से आई थिंक 60 करोड़ जूनियर एनटीआर ने ली थे, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हिट देने के बाद इतना पैसा तो भाई मिलना ही चाहिए। जबकि अक्षय कुमार इतने फ्लॉप्स देने के बाद भी 100 करोड़ ले रहे, तो अगर तुम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए जा रहे हो, जो कि एक मेक ऑथेंटिफाइड साइट सैकनिल करके है, उससे सारे के सारे कलेक्शंस लेता हो, तो उसके जो इंडिया का नेट कलेक्शन है डे 9 तक
वो है 230.35 करोड़। लिटरली उतना अच्छा कलेक्शन मैं इसे नहीं कहूँगा। उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन किसी भी साइट पर वो अवेलेबल नहीं था, और जब अवेलेबल था भी उस साइट के ऊपर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा ही नहीं था कि उस साइट का कलेक्शन लेकर आपको दिखाऊं। लेकिन अगर एक मोटा माटी हिसाब आप लगाकर देख लोगे तो लगभग 300 से 350 करोड़ तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रखा होगा, जो कि 300 करोड़ के मूवी के हिसाब से उतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन अगर तुम इसके मेकर्स की बात सुनने के लिए जाते हो तो इसके मेकर्स का ये कहना है कि इस मूवी ने 7 दिन में ही 405 करोड़ कमा लिए। उनके हिसाब से तो ये मूवी सुपर हिट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा एग्जैजरेट कलेक्शंस है, जो कि अक्सर हर कोई मूवी दिखाती भी है अपने एक हाइप निर्माण करने के लिए। लेकिन अगर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँ तो ये मूवी फ्लॉप तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मूवी ने अपने OTT प्लेटफॉर्म के राइट्स और सॉन्ग्स के राइट बेचकर कुछ 100-200 करोड़ तो कमा लिए होंगे, और ये 300 करोड़ का आंकड़ा तुम उसमें से जोड़ दोगे तो 400-500 करोड़ तक चला जाता है। लेकिन अगर तुम नेट इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही लेकर चल रहे हो तो फिर ये मूवी एक मीडियोकर मूवी है, जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। लेकिन क्या इसके प्रोड्यूसर्स घाटे में? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके प्रोड्यूसर्स डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इसके फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था वही 172 करोड़ था। इसकी ऑथेंटिफिकेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिस साइट के ऊपर मैंने इसे देखा था लगभग 80 करोड़ के आसपास था, और ओवरसीज का मिलाकर कुछ 120-130 करोड़ तक रहा होगा, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा होता है अगर आप एक साउथ इंडस्ट्री से आने वाले एक्टर हो, और अगर आप हिंदी बेल्ट में इतना अच्छा कलेक्शन कर रहे हो और इतना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रहे हो, तो आप एक सुपरस्टार तो जरूर हो। एक पैन इंडिया एक्टर क्या छोड़ो, आप पैन वर्ल्ड एक्टर हो चुके हो। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन आप अगर जानने के लिए यहाँ तक रुके हो, तो ये मूवी मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगी। शायद ये परफॉर्म कर जाए, शायद अच्छा कलेक्शन कर जाए। ओवरऑल ये मूवी मैं इसे एक मीडियोकर मूवी की तरह ही देखूंगा। बाकी अगर तुम लोगों ने ये मूवी देख रखी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी, क्या इस कलेक्शन के बारे में तुम्हारा कहना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।